अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत हुई। सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ ये पिटिशंस हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है। आज टेक्निकल बुनियादों पर दलाइल दिए गए और इसी के ऊपर आज समाअत हुई। बहुत सारी तफसील में बातें भी हुई, सवालात भी हुए जिसके दलाइल दिए गए। जो पिटिशनर्स हैं उनकी जानिब से अटॉर्नी जनरल साहब ने भी अपना स्टेटमेंट दिया और अपनी जो दलाइल हैं वो बयान किए, पोजीशन बयान किया आज अदालत के अंदर। लेकिन जहां अदालत के अंदर दलाइल दिए जा रहे थे, वहीं कुछ दूर सुप्रीम कोर्ट की इमारत से पार्लियामेंट हाउस, वहां पर कौमी असम्बली के फ्लोर में सियासतदान भी अपने मौक़िफ़ के हक़ में दलाइल दे रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ही ले लीजिए, दिन के आगाज़ पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान करना शुरू किया और उन्होंने अदालत को आड़े हाथों लिया। ख़ासकर ये जो 7 रुकनी बेंच अब सुन रहा है, समाअत कर रहा है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ अदम एतमाद का भी इजहार किया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मर्जी के बेंच के फैसले कौम कबूल नहीं करेगी। इस फैसले के साथ भी वही होगा जो पंजाब इलेक्शन के फैसले के साथ हुआ। बहरान से ना निकलने की एक वजह अदालतें भी हैं। और ये भी कहा न सिर्फ आज राना सनाउल्लाह साहब ने बल्कि गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कि जो पिटिशनर्स हैं उनके सियासी मकासद हैं। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी इजहार ख्याल किया और कहा कि अगर अदालत कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं कर सकती तो अदालत को ताला लगा दे। राना सनाउल्लाह साहब ने न सिर्फ अदालत और बेंच के ऊपर अदम एतमाद किया और इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया, बल्कि एक और भी बड़ा अहम मामला उन्होंने उठाया। वो कहते हैं कि अगर ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता तो फिर इस कानून यानी आर्मी एक्ट को कलअदम करार दे दे। उन्होंने कहा कि आर्मी तंसीबात पर हमला करने वालों का ट्रायल अगर आर्मी एक्ट के तहत नहीं होगा तो फिर क्या ट्रैफिक कवानीन के तहत इनको ट्राई किया जाएगा। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमने सवाल कुछ यूँ तरतीब दिया है कि राना सनाउल्लाह साहब जो मौक़िफ़ अपना रहे हैं क्या वो दुरुस्त है। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, महमद सरफराज साहिबा और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब भी स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। मैडम शेख, तज्जिया एक तरफ रखें, जो इस्लामाबाद में इस वक्त बात हो रही है, जो कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, इसमें एक तरफ तो बिल्कुल वो बहुत गम है और गुस्सा है और 9 मई को 9/11 कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी। वो आपको कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में भी नज़र आई, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आई, फार्मेशन कमांडिंग कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आई, आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म की मुलाकात में भी नज़र आई, आर्मी चीफ़ के बयानों में और ISPR की प्रेस रिलीज़ में भी नज़र आई। अब 3 पॉइंट्स हैं जिन पे मैं आगे बताऊंगा कि क्या हो सकता है। पहला पॉइंट कि चीफ़ जस्टिस का 9 रुकनी बेंच बनाना और खुशगवार हैरत और बल्कि हैरानगी के इसमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर लिशा और जस्टिस अफरीदी का बेंच में होना। अब पहली समाअत होती है 20 मिनट की अपनी कहानी सुनाकर, ऑब्जर्वेशन, रिजर्वेशंस, तहफ़्फ़ुज़ात सुनाकर जस्टिस फ़ाइज़ का ये कहकर उठ जाना कि मुझसे मुशावरत नहीं हुई, नंबर 1। फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है या एक्ट जो है वो और है और ये बेंच किसी और तरह से बनाया गया, लिहाजा मैं इस बेंच को नहीं मानता। अब ये पहला पॉइंट है, मैं इस बेंच को नहीं मानता, ये है, और वहीं से शुरू हो गया मुतनाज़े। और फिर जस्टिस तारिक मसूद का भी जस्टिस फ़ाइज़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए बेंच से अलहदा हो जाना। दूसरा, और फिर साथ ही चीफ जस्टिस साहब का 7 रुकनी बेंच तश्कील दे देना, वैसे ही जैसे 2 सूबों के इलेक्शन में 9 रुकनी बेंच बना तो फिर 7 रुकनी रह गया और फिर चीफ जस्टिस साहब ने 5 रुकनी से समाअत की और जब 5 रुकनी बना तो 4 रुकनी रह गया और फिर 3 रुकनी से समाअत की। दूसरा पॉइंट जो है, जो सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कि एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब चीफ जस्टिस से भी मिले हैं, एतजाज़ साहब के कासिम के अब्बा से भी राब्ते हैं और कासिम के अब्बा लतीफ़ खोसा के घर भी गए। तीसरा पॉइंट जो है कि फ़ौजी अदालतें अभी नहीं बनी, फ़ौजी अदालतों में पहली बार ट्रायल नहीं हुआ, पिछली हुकूमत में भी 26 लोगों का ट्रायल हुआ। ये वही फ़ौजी अदालतें हैं जो जब मुस्लिम लीग के दौर में बनी तो लीगी हुकूमत से अपनी फ़तह करार दिया, और ये वही फ़ौजी अदालतें हैं जिन्हें जब ख़त्म करने के कासिम के अब्बा को मशवरा दिया गया तो वो बोले मेरा बस चले तो मैं सब दहशत गर्दों में को और दहशत गर्दी में मुलव्वस अफराद को का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में करूँ।
अब मैडम शेख बात यह है कि एक बदनसीबी तो ये है कि एक और अहम केस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सारी सियासत एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है और बदनसीबी ये है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का बेंच का आगाज मुतनाज़ अंदाज में हुआ। बदनसीबी ये भी है कि एक बार फिर से चीफ जस्टिस और बेंच पर अभी हुकूमती यलगार होगी। बदनसीबी से ये है कि बुरानों में घिरा पाकिस्तान एक और बुरान में है। बदनसीबी ये भी है कि सियासी अदम इस्तेकाम मुहाज़राई में अभी मज़ीद इजाफा होने वाला है। अब जो सुना जा रहा है, जो सुना जा रहा है, जो कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो ये है कि अगर फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ फैसला आया तो पहले जो 3 पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं वो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को सामने रखकर फैसला वैसे ही नहीं माना जाएगा जैसे 2 सूबों के इलेक्शन का फैसला था, या वैसे ही सब कुछ होगा जैसे 2 सूबों के इलेक्शन पर फैसले आए थे और उसके हुआ, या फिर एक और भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ कानूनी सुकम्स को दूर करने के लिए कोई आर्डिनेंस या कोई कानून साजी हो जाए इस हवाले से। कौन से कानूनी और सुकम? अगर एक दूसरी तरफ ये है कि अगर हुकूमत ने ये जो अगर कोई फौजी अदालतों में या सिविलियंस के ट्रायल में या कुछ इस तरह के कोई कानूनी सुकम हुए तो उसको दूर किया जा सकता है। अगर हुकूमत ने फैसला ना माना या अगर फौजी अदालतों में सिविलियंस के हक में फैसला आ गया तो फिर दूसरी तरफ से वकला और सिविल सोसाइटी की तहरीक चलाने की भी बातें सुनी जा रही हैं। अच्छा। तो मैडम शेख मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आखिर पर मैं कहूँ कि जो कुछ मैं सुन रहा हूँ और जो कुछ कहा जा रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये ट्रायल फौजी अदालतों में ही होंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फैसला नहीं माने जाएगा। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अभी ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें, आगे क्या होता है कुछ पता नहीं। ओके न्यायी साहब, भट्टी साहब ने तो खबर बता दी है, उनका अंदाज़ा बता दिया कि आगे क्या होगा, लेकिन आज जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब दिफा कर रहे थे एक तरह से, कि आपको भी ऐसी उनसे उनके खिताब से सेंस आई कि वो इस हक में है कि जो 9 मई और 10 मई को मामलात हुए सारे के सारे उनको फौजी अदालतों में ट्राई किया जाए, और अगर ऐसी बात है तो क्या दुरुस्त है उनकी दलील? पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जाती तौर पर समझता हूं कि ये ट्रायल जो है फौजी अदालतों में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो कानून है, जो एक्ट है, आर्मी एक्ट है 1952, इसको सुप्रीम कोर्ट में आज से पहले क्यों नहीं चैलेंज किया गया? यही बात आया अफरीदी साहब ने किसी जज ने कही, उन्होंने कहा जनाब ये, उन्होंने कहा जी ये कल शायद कही कि जब लतीफ खोसा साहब ने कहा कि इंसानी हकूक के शख्सी आजादी के बड़ा खिलाफ है कि शहरियों को ट्रायल किया जाए, उन्होंने कहा जब हो रहे थे पहले तो तब आप क्यों चुप थे? कि शहरी से मुल्क में इमरान खान है, जब और भी उसको एक दर्जा हासिल है कि सारे छूत है, शूदर है। दूसरी बात यह है कि उमर बंजाल साहब एक इजाफी नोट है उसके अंदर, जब वो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार वर्सेस फेडरेशन पाकिस्तान में या आर्मी का जो कोर्ट के खिलाफ पिटीशन हुई थी, तो ये तो सारे वो लोग हैं जादुल एहसन साहब जिन्होंने इसके हक में दिया हुआ है। अब क्या कहेंगे कि हमारे घर में चूंकि जादुल एहसन साहब अपना इत्तेजाज एहसन साहब तशरीफ ले आए थे और हमारे घर में चूंकि लतीफ खोसा साहब तशरीफ ले आए थे, इसलिए हम इसके जो है अब खिलाफ जा रहे हैं। देखिए क्राइसिस है कि हम बात को समझते नहीं है या हम जान के उसको जो है वैसे होते हैं गोल मोल तरीके से बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि जी पिछले 3 महीनों से जब से ये इन्होंने सस्पेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने जो कौन सा प्रोसीजर एंड जो बिल है, प्रोसीजर बिल है, काजी फाइज से किसी बेंच में बैठे हैं? नहीं बैठे। कि उसूली तौर पर पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये आप नहीं कर सकते, कि अभी एक कानून बना नहीं असेंबली के अंदर, असेंबली अभी उसे बहस कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे ना सिर्फ ये कि उसके ऊपर उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया, उसको सुनना ही नहीं है। फिर जुलाई के अंदर उसकी तारीख फिक्स हुई है। कुछ केसेस के अंदर आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ जा रहे हैं, बिजली की सूरत के साथ। कुछ केसेस के बारे में जहां आप देखते हैं कि जी आपका दाल दिए बन सकता है। देखिए ये पाकिस्तान जो है इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? मुनाफिकत जो है ना, इसने हमें हलकान करके रख दिया। चलो बुराइयां होती है कौमों में, लेकिन उसके बावजूद जो मुनाफिकत है ना, ये घायल करके रख देती है।
हम किस मुनाफकत के साथ एक ही वक्त में एक ही बात कर रहे होते हैं, उसका डिफेंड कर रहे होते हैं। काजी फायज साहब को तो मैं सलूट करता हूं कि उनके अंदर कंसिस्टेंसी है। मैं एग्री नहीं करता हूँ। मैं तो हकीकत ये है कि जब ये रात बना कोर्ट, मैंने कल भी आपको कहा, मुझे 100% यकीन था वो नहीं बैठेंगे। ठीक है। मेरा ख्याल था कुछ और कहेंगे, क्योंकि एकदम उनका बैठना जो है ये नियतों का फतूर था, क्योंकि वो चाहते थे अभी आप ये देख रहे हैं कि अमल दरामद नहीं हो पाएगा इस फैसले के ऊपर, जो भी फैसला आया, या आपको कुछ लगता है कि फाजिल अदलिया को भी इस चीज़ का इदराक है कि मामला बड़ा हसास है, इसीलिए शायद कल भी स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया, आज भी सारे सवालात किए गए, सुना गया, लेकिन उस तरह कोई अबूरी हुक्म नहीं आया? देखिए, तो 2 सीनियर जजेस का अप्रोच करना और खड़े होना, फिर काजी फायजा साहब उन 4 जजेस में से थे जिन्होंने उस वक्त मिलिट्री कोर्ट से मुखालफत की थी। तो उन्होंने सोचा कि जनाब उन्होंने, बल्कि जब उसने कहा ना लतीफ खोसा साहब ने, जब हट के कहते हमने तो कहा था आपको कि आप फुल बेंच बना दे, कब कहा था? इसका मतलब है कि बेंच भी रात को डिस्कस होता है चीफ जस्टिस साहब के पास। देखिए, ये बात खोसा साहब ने कही ना, और कल मेरे ख्याल सारे प्रोग्रामों में लतीफ खोसा साहब की इस बात को दोहराया गया कि उन्होंने भी कहा कि फुल बेंच बनाया जाए। तो उन्होंने कब कहा था? कोर्ट में तो नहीं कहा था, कोर्ट से पहले कहा था। तो जो रात मुलाकात हुई जिसमें तजाद हसन साहब या लतीफ खोसा साहब मुबैना तौर पर उनको मिले, उसके अंदर कहा था। मेरा अपना ख्याल है ये जी कि ये इसके लिए जो हिम्मत चाहिए इस कोर्ट के पास नहीं है। मेरा दिल करता है कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आल्दो हमारे पास जो हमारा अदालती निजाम है उसके ऊपर बहुत सारे शकूक और शुबाह उभरते हैं। वो कभी भी ये प्रेशर के नीचे से आज तक फैसला देने के कायल नहीं है। अल्लाह करे काजी फायजा साहब जब बन जाएंगे तो मुझे यकीन है कि शायद दबाव के बगैर फैसले आएंगे, लेकिन तब तक ये है कि जब दबाव के इस बावजूद मैं समझता हूँ कि कोर्ट जो है इनको अदालतों को स्ट्राइक डाउन कर दे। जुर्म बहुत घनावना किया इमरान खान साहब और कंपनी ने, और यकीन जानो कि वो नाकाबिले माफी है, हमारी जगहनसाई की है, हमारी इंस्टॉलेशन के ऊपर जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान की सलामती को हिला के रख दिया है, कोई गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आईना कानून और जो अदालतें हैं उनको बहरहाल हमें उसमें अंदर अपनी सपोर्ट उनको। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद महमल और मज़ीद साहब का तज्जिया जानिए। आज कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी अहम समाअत जारी है उसके ऊपर खिताबात हुए, इजहार ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला ने बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि अगर तो इसी तरह से मर्ज़ी के बेंच बना के मर्ज़ी के फैसले हुए तो उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाएगा, पंजाब वाले इलेक्शन वाला हाल ही होगा। दूसरा, वो कहते हैं कि अगर आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों के ट्रायल्स जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में नहीं होंगे तो फिर किस कानून के तहत हम करें? महमल, क्या ठीक कह रहे हैं राना साहब? रीना, राना साहब के तो मौक़िफ़ की मैं तायद नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे नहीं वो कह सकते कि वो अदालत का भी फैसला आया नहीं और वो कहें जी कि हमने तो मानना ही नहीं है, ऐसा ना हो जाए। तो इस तरह की ये जो बात है ये तो सही चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें मैं लीना ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि ये चीफ जस्टिस साहब के चंद ही माह रह गए हैं, और एक प्रॉब्लम कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं जब से उन्होंने जो है चार्ज संभाला है कि वो कोई भी बेंच जो हैं उनके तहत ही बनते थे। जाहिर बात है चीफ जस्टिस के आर्बिट्री पावर्स हैं, तो वो मुतनाज़े ही होते जा रहे हैं। वो बेशक इलेक्शन का बेंच हो, वो जिस तरीके से, अब मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि ये किसी के लिए हैरत की बात नहीं थी कि ये जस्टिस फाइज ईसा साहब को जो है इस बेंच में जो शामिल किया गया। मैं आपको ये बताऊं कि कोर्ट रिपोर्टर से ये बेंच जब तश्कील होने से पहले उनके तबसरे आ रहे थे कि जी क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर उनकी राय शामिल, सबको मालूम है, और बंदयाल साहब की भी बाय द वे वैसे उनका ओपिनियन भी सबको याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या दिया था, वो तो खिलाफ नहीं थे, लेकिन क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा साहब का एक पास्ट ओपिनियन है तो सबको ये लगा कि इस तरह क्योंकि पीटीआई का केस आ गया है तो अब तो फाइज ईसा साहब को ये शामिल कर देंगे, तो इसलिए ये किसी के लिए हैरत की बात नहीं थी। दूसरी, ये भी कोई हैरत की बात नहीं थी कि जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं वो इसमें नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बात जो है वो पहले भी हो चुकी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल डिसाइड नहीं होता तो वो किस तरीके से उसके ऊपर वो बैठे। अच्छा, मैं लीना इसमें मैंने बहुत सारे वकला से भी बात की, मैंने लीगल फ्रेटर्निटी में भी लोगों से बात की और कोर्ट रिपोर्टर से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि कितना क्या ही अच्छा होता कि चंद माह रह गए, जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब जो है वो पहले एक्चुअली इसके ऊपर डिसाइड कर देते।
ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाली चीज जो है इसके ऊपर वो फैसला दे देते और उसके बाद ये केस बेशक ये पीटीआई हो उसमें पिटिशनर और लोग हों, ये केस वो जरूर ये टेकअप तो होना ही चाहिए था, क्योंकि इसमें तो एक्चुअली एक लैंडमार्क जजमेंट हो सकती है अलीना। इसमें तो असूल तय हो सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पर कवानीन है, आर्मी एक्ट है, बाकी सब कुछ है, उसके अंदर क्या सिविलियंस का ट्रायल अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो सकता है, फोरम कौन सा जो ट्रायल के मेरिट्स, ये वो सारा बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती। मसला क्या है, बुनियादी मसला ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही बेंच को मुतनाज़े बना दिया, यानी कि बेंच पे डिस्कशन इस वक्त हो रही है, इस वक्त मुद्दे पे डिस्कशन नहीं हो रही। आप मुझे पिछले आप जिस दिन से बेंच फॉर्म हुआ है और उसके बाद से प्रोसीडिंग्स का आप मुझे बताएं कि क्या डिस्कस हो रहा है कि जस्टिस फाइज ईसा उठ के चले गए, उन्होंने कहा मैं नहीं इस बेंच को मानता, ये दोबारा से उसके ऊपर क्या, ये नहीं हो रहा कि एक्चुअली मुद्दा क्या है। सिविलियन के जो ट्रायल्स हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब को भी सोचना चाहिए, उन्होंने पिछले जब से वो आए हैं उन्होंने किस बेंच, इंपॉर्टेंट बेंच के ऊपर जो जस्टिस फाइज ईसा साहब को बनाया। जैसे ही पीटीआई का केस आया उन्हें पता था कि इसमें उनके फेवर में रूलिंग हो सकती है तो उनको बिठा दिया। तो ये चीज हमें देखनी चाहिए ना, एक अनफेयर चीज तो वो खुद भी कर रहे हैं ना, तो उन्हें ही चाहिए था कि इस चीज को बजाय इसके कि मुतनाज़े बनाते हैं अपनी लेगेसी देके आगे आपके थोड़े से महीने रह गए, आप इस चीज को सॉर्ट आउट करके जाए, आप एक फैसला डिसाइड करके जाए और एक लैंडमार्क जजमेंट देकर जाए जिसके अंदर सारे बैठे हो। अभी भी फुल कोर्ट की एक मीटिंग बुला सकते हैं, जो कि अदालत तो नहीं है कि हम लोगों को उसकी प्रोसीडिंग का पता होगा, लेकिन एक कमरे के अंदर होगी ना, सबको बिठाएं, उसके ऊपर चीजें तय करें, उसके बाद इसके ऊपर रूलिंग दे पहले ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर, और उसके बाद इस वाले केस को आप फुल कोर्ट बना दें। तो ये अली ना मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को भी ये सोचना चाहिए कि वो इस वक्त क्या करें और वो जुडिशरी को किस तरीके से मुतनाज़े करें, बजाय इसके कि हम कहें कि जी जस्टिस फाइज ईसा साहब के उठ के उधर चले गए, उनकी तो रूलिंग मौजूद है और चीफ जस्टिस साहब की भी रूलिंग मौजूद है कि वो इसके बारे में क्या सोचते थे, हमें नहीं मालूम। मंजर अब्बास साहब, क्या आपकी भी यही राय है या फिर आपको लगता है कि इस मामले को जिस तरह से सियासतदान हैंडल कर रहे हैं या सियासतदानों की भी जो पोजीशन है इस मामले से मुतालिक वो थोड़ी सी मुतनाज़ है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि अगर हमने एक सिविलियन रूल में मिलिट्री कोर्ट्स बनानी है तो इसका मतलब है पहले तो ये एडमिशन होना चाहिए कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नाकाम हो गया है। इवन फ़र्ज़ करें आर्मी इंस्टॉलेशंस पे भी अटैक होता है, मॉब ने अटैक किया जिस तरह 9 मई के वाक़यात हुए, तो इनका ट्रायल एंटी टेररिज्म कोर्ट में क्यों नहीं हो सकता? पहली चीज़ तो ये बताएं ना कि क्यों नहीं हो सकता। एक वजह ये हो सकती है क्या कि आपके जजेस नाकाम हैं, आपके यहाँ स्पीडी ट्रायल्स नहीं होते, जबकि आपका कानून ये अलाउ करता है कि आप 7 दिन में फ़ैसला करें एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत आपने, और महीनों में 2 महीने में हाई कोर्ट में अपील का फैसला करें। तो क्या वजह है? कोई इसकी तो कोई भी बात नहीं कर रहा कि उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और उन्हें सज़ा भी होनी चाहिए। आज तक हमें ये नहीं पता 9 मई के वाक़यात में कि एक्चुअल साजिश क्या थी, कौन लोग साजिश में इन्वॉल्व थे, स्पेसिफिक चीज़ क्या है, चार्जेस क्या हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लोग केसेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं उधर कौन सी एप्लीकेशंस जा रही हैं, उसकी क्या वजूहात बताई जा रही हैं। तो एक क्लैरिटी नहीं है कि ये लोग क्यों मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने जा रहे हैं। और इसमें जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसमें लगाया गया है, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है कि कुछ सीक्रेट्स लीक हुए, वहीं अप्लाई करेंगे ना आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इसके क्या माने समझे जा सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें कि जो सिविलियंस नहीं हैं, उन पर ये ऑफिशियल सीक्रेट है और बाकी लोग उस इन कनाइवेंस विद देम। तो हमें क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में। तो राना सनाउल्लाह पॉलिटिकल स्पीच करने के बजाय ज़रा स्पेसिफिकली बताएं कि 9 मई के वाक़े में किसी को फितना खान कहना, किसी को कहना, ये अलग बात है। आज तक फितना खान के ऊपर आपने 9 मई का चार्ज लगाया है, उन पर FIR दर्ज की है। उस साजिश के बारे में जो बातें की जाती हैं पॉलिटिकली कि जी जमान पार्क में मीटिंग हुई है, वो कहाँ है ब्लैक एंड वाइट में चीज़। दूसरी बात ये, दूसरी माजी में भी सिविलियंस के ट्रायल होते रहे हैं उसमें, लेकिन आर्मी एक्ट की स्पिरिट क्या थी जो 52 में आया था, उसकी स्पिरिट क्या थी कि स्पाई, अगर मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है, कहीं स्पाइंग हो रही है, कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं,
हमने वो सारी चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर दिया। जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस और उस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, तो उनके पॉलिटिकल रोल का जिक्र नहीं होता, प्रोफेशनल रोल का होता है कि उस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। अगर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर जिस तरह मार्शल लॉ लगा वो सारी पॉलिटिक्स करते हैं, तो क्या उस पर तनकीद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो असल चीज़ ये है कि क्लैरिटी ना होने की वजह से हमने 9 मई के वाक़े को पॉलिटिसाइज बहुत कर दिया। आज 1.5 महीना हो गया है, आप बताएं कि क्या प्रोग्रेस है? ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से। ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना केस के बारे में, तो आप पहले तो क्लियर हो ना। आप उसकी क्लैरिटी, सिर्फ हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकली कर रहे हैं। और जिन लोगों को कल भी अदालत में ये बात हुई कि नाकाबिले तरदीद और दूसरे में मौजूद है, लेकिन ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद अलीना, क्या है? दूसरी बात ये कि देखिए, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इस कोर्ट का, क्योंकि ऑलरेडी 21वीं तरमीम के हवाले से अगर फुल कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उसको एक 7 रुकनी बेंच का फैसला उससे मुतसादिम कैसे हो सकता है, ये मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल है कुछ मिक्स सारा फैसला होगा। आज भी अदालत में ये बात उठाई गई, आज मंसूर शाह साहब ने गालिबन ये बात उठाई, पर आपको क्या लगता है इसके लिए बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर देना चाहिए या फिर ये इसी के ऊपर कर? मेरा ख्याल है जस्टिस जवाद ख्वाजा के जो वकील हैं, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप लार्जर बेंच बनाएं। उन्होंने ये कहा है। एजी की पोजीशन यहाँ पर आज भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, बस उन्होंने बताया कि उनसे जो कल रिकॉर्ड तलब किया गया है। महमल, ये कहना चाह रही हूँ कि हम सियासतदानों के ऊपर तो जरूर तनकीद करें, उनकी स्पीचेस के ऊपर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात ये है कि एक छोटी सी चीज थी ना, चीफ जस्टिस साहब जो है पहले ये सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था वो डिसाइड कर लेते। ये ऐसा तो नहीं है कि आज ही जा रहे हैं जो ये मिलिट्री लॉ के तहत जो है केसेस, तो वो ये तय कर लेते और उसके बाद ये पिटीशन टेक अप करके इसके ऊपर एक्चुअली एक अच्छी जो है वो उसके ऊपर हो सकती थी बहस और एक अच्छी जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट आ सकती थी। तो चीफ जस्टिस साहब को किसने रोका? देखिए, मैं सिर्फ एक बात बताऊं, मुझे ये बताएं कि जो सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं वो जब सिविलियन पोजीशंस पर काम करते हैं, सिविलियन इदारों में काम करते हैं, और वो किसी केस में अगर फंस जाएं, उनका ट्रायल सिविलियन कोर्ट में होता है या उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होता है? सर नहीं, महमल दूसरी बात करी। नहीं, महमल की बात अपने घर को पहले इन ऑर्डर कर लेता तो आज इन मामलों को हम बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने सिविलियन कोर्ट्स को नहीं बेहतर बनाते ना। आप ये एडमिट कर रहे हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो पहले तो ये एडमिट करें कि हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर नहीं कर सके, हम कोई ऐसी ठोस तरामीम नहीं कर सके, हमने अब हमारी अदालतें इस काबिल नहीं हैं, चाहे वो एंटी टेररिज्म कोर्ट हो। ये आज की बहस छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रही है, लेकिन आपने एंटी टेररिज्म एक्ट बनाया, आपने स्पेशल कोर्ट्स बनाई। आप कह रहे हैं आज जो अदालतों में सारे मामला अटके हुए हैं और हम इनके ऊपर बात करें, इसके जिम्मेदार भी सियासतदान और हमारी हमें तो अपना तो इतराफ करना चाहिए ना, जब भी तो हम कह रहे हैं करनी चाहिए। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक की मुझे इजाजत दीजिएगा। भट्टी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, न्यायी साहब आपकी भी बात सुनेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, आज सुबह एक एलामिया जारी हुआ है। आपको याद ही होगा, पता ही होगा कि मोदी साहब, भारत के वज़ीर आज़म, आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ पर बड़ी मुलाकातें भी हो रही हैं। इसी तरह एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, जिसमें आलमी दहशतगर्दी के मुकाबले में अमेरिका और भारत साथ खड़े हैं। इस अज़्म का ना सिर्फ अयादा किया गया है, बल्कि पाकिस्तान का नाम लेकर, इसमें मुख्तलिफ ये है कि पाकिस्तान का नाम लेकर मुतालबात किए गए हैं ख़ास तौर पर। अब ये एलामिया कुछ यूँ कहता है, इसका पॉइंट नंबर 32 पाकिस्तान से मुतल्लिक़ कि पाकिस्तान अलकायदा, दाइश, हिज़्बुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, मुंबई और पठानकोट हमलों में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाए, सरहद पार दहशतगर्दी और दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ की मजम्मत की गई है, और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान यकीनी बनाए कि उसके ज़ेरे असर कोई भी इलाका दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना हो। एक तरफ तो ये हम देख रहे हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट आई है, लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि अमेरिका के अंदर से भी बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं मोदी के न सिर्फ इस दौरे से मुतल्लिक, बल्कि जो इसके ऊपर पूरा का पूरा अमेरिका का स्टांस है, बाइडन हुकूमत का स्टांस है, उसके ऊपर भी। कांग्रेस के 6 अरकान ने कांग्रेस के इजलास की, जिसमें मोदी ने भी शिरकत करनी थी, न सिर्फ बॉयकॉट किया बल्कि ये भी
भी कहा कि भारत जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है उसकी तरफ भी तवज्जो मबजूल की जाए ज़रा, और उसकी भी मजम्मत की जाए, उनको नोटिस दिया जाए इसके मामले में। ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा, इसके ऊपर जब उन्होंने आज इजहार ख्याल किया तो उन्होंने कहा कि एक बिफिटिंग रिस्पांस दिया जाएगा इस मुश्तरका एलामिया का पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये भी कहा गया कि अमेरिका को कश्मीर पर मजालिम याद नहीं आए। वाशिंगटन ने ही मोदी का गुजरात दहशतगर्दी पर वीज़ा बंद कर दिया था, तो वो भी याद रखना चाहिए। और साथ साथ ये भी कहा कि अमेरिका ने ही तो विरसे में दहशतगर्दी छोड़ी है पाकिस्तान के लिए, जिसका पाकिस्तान आज भी मुकाबला कर रहा है, तो ये भी याद रखना चाहिए। अब अपने तजियाकारों से हम ये पूछ रहे हैं कि मुश्तरका बयान पर पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होना चाहिए? आप क्या समझते हैं मज़हर अब्बास साहब? मेरा ख्याल है मैं आज डिसअपॉइंट हुआ बिलावल भुट्टो की तकरीर से, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आज उनका पूरा एक पॉलिसी स्टेटमेंट होना चाहिए था सिर्फ इस इशू पे। देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन स्टेटमेंट है जिस पर बाइडेन साहब ने दस्तखत कर दिए, क्योंकि जो अगर इसकी लैंग्वेज आप वो मुलाहिजा करें और जिस उसको आपने उसको कोट किया है, जो 32 नंबर जिसको वो किया है, वो पूरी लैंग्वेज वही है। इसमें कहीं अमेरिकन डिप्लोमेसी नज़र नहीं आ रही, इसमें बहुत कैटेगोरिकल है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बिलावल भुट्टो आज सिर्फ इस पर बोलते। देखिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आप बोलते रहते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आपके लाख अपने इंटरनल वो चलते रहते हैं। आज आपकी एक स्पेसिफिक स्पीच होनी चाहिए थी, चाहे आधे घंटे की स्पीच करते आप, 40 मिनट की स्पीच करते थे, सिर्फ इस इशू पे होनी चाहिए थी, इस कम्युनिके के खिलाफ होनी चाहिए थी, उसके हवाले से अपनी पोजीशन बतानी चाहिए थी। आप अमेरिका के दौरे कितने कर आए हैं, आप मुझे बताएं, क्या ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं है ये कम्युनिके? अच्छा, आप देख लेना। न्याय साहब, हमारी सिफारती नाकामी है ये मुश्तरका एलामिया? अलीना, पहले तो मैं 2 सेंटेंसेस जरूर कहूंगा कि बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो असल जो है पिटीशन है साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा साहब की है, जिन्होंने आर्मी एक्ट को स्ट्राइक डाउन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहा है, और ये वाहिद बेहतर तरीका है। बाकी जो है उन्होंने कहा जी इनके ट्रायल इधर ना करें उधर करें, एक पर्सन स्पेसिफिक है कि आप टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट कोर्ट में करें। नंबर 2 बात यह है कि जो आर्मी एक्ट 21D है, जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 और उसका जो सब क्लॉज है D, उसके अंदर सारी जो डिटेल्स लिखी हुई हैं जिसके अंदर जो अगर वो एक्ट मौजूद है तो ये ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में हो सकते हैं, ये आपका कानून कहता है। और ये सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे पिछले 71 साल से सैकड़ों हजारों सैकड़ों बंदे इसी तरह डाइट भी और ट्रायल भी हुए। ये तो है एकेडमिक बात। अब आ जाए जी, मुझे आप ये जो मोदी साहब का दौरा, ये मुझे 2019 के अंदर जब मोदी गया था और हाउडी मोदी रैली के अंदर जब ट्रंप और मोदी ने इकट्ठा पार्टिसिपेट किया था, तो कौन सी तकरीरें हुई थी? यानी कि वो यकम अप्रैल 2 अप्रैल को हाउडी मोदी के अंदर मोदी साहब वापस आए 2 अगस्त 2019 को, और उससे पहले 3-4 दिन पहले इमरान खान साहब व्हाइट हाउस के विजिट से होके ट्रंप को मिलकर जुलाई की लास्ट वीक में आए थे, और 5 अगस्त को उन्होंने कश्मीर पे जो के साथ वो जो आर्टिकल 375 और 35A एब्रोगेट किया और कश्मीर के अंदर अपनी फौजें घुसा दी, उसको कब्जे में लिया, उसको एनेक्स कर लिया। तो चुनाचे मुझे कोई हैरत, हम ऐसे हैरान हो रहे हैं जब पहली दफा बाइडेन के साथ हुए। वो आप तकरीरें सुने और ट्रंप की और मोदी की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देख लें। और उससे पहले इमरान खान साहब कह गए थे कि आप हमारी सालसी करा दें कश्मीर में। 5 दिन पहले इमरान ने ये बात की थी मोदी के और ट्रंप की मीटिंग से पहले, हमारी सालसी करा दें। उन्होंने क्या सालसी कराई कि उसके बाद जब वो वापस आए तो कश्मीर को हड़प करके, और यही टेररिज्म के तो बड़े पहले से चल रहा था। लेकिन सर थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि इससे पहले भी जो एलामिया उस मुलाकात के बाद भी जारी हुआ था, उसमें भी स्पेसिफिक नाम लेकर बात नहीं की गई थी, इशारों किनारों में बात की गई थी। अब तो बाकायदा नाम दिया है पाकिस्तान। नहीं, नियाज़ी साहब ठीक कह रहे हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें उसमें ऐड होनी चाहिए थी, आज स्पीच ये होनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट किया है जिसके अंदर उन्होंने डाली है स्टेटमेंट, President Trump and Prime Minister Modi denounced any use of terrorist proxies and strongly condemned cross-border terrorism in all its forms. ये ट्रंप के टाइम के, और उसके अंदर अल-कायदा, आईसिस, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिज़्बुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, टीटीपी, डी कंपनी एफिलिएट, सब कुछ तो नेम हुआ है। तो ये पहली बार कौन सा है? मैं इससे ये कहना चाहूंगी कि देखिए,
हम तो इसके ऊपर जवाबदारी बात है, हम तो इसकी मजम्मत ही करेंगे और हम इसके ऊपर जरूर जवाब देंगे, लेकिन एक ना रियलिस्टिक असेसमेंट भी करनी चाहिए। इस वक्त इंडिया जो है ना वो इस रीजन में, इस खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वेस्ट का। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह उसकी जाहिर बात है चाइना है, बहुत बड़ी वजह। दूसरी वजह ये है कि इंडिया की इकोनॉमी, उनका मार्केट साइज, ये सब कुछ भी है। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, हमें वो देखते हैं एक सिक्योरिटी की लेंस से देखा जाता है और एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट की तरह से देखा जाता है। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये एक रियलिटी भी है। आज अगर अमेरिका में इंडियंस के ऊपर बात हो ना, उनकी पहचान क्या होती है? गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, मास्टरकार्ड के सीईओ। पाकिस्तान का नाम आता है ना तो वही उसामा बिन लादेन वाली रेड, लश्कर तैयबा, टीटीपी, तालिबान, ये वाली चीजें आती है। तो फिर आप सोचें कि पाकिस्तान को इसके लिए क्या करना चाहिए। हमें अपनी पोजीशन को रीअलाइन करना पड़ेगा। तो ये डिप्लोमेसी जो है, ये जाहिर बात है इकोनॉमी और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो होती है ना, एक इंडिया और पाकिस्तान का फर्क है ना। बता दीजिएगा, जब आप कहते हैं पोजीशन को रीअलाइन करना पड़ेगा, इससे आपकी क्या मुराद है? इसका मतलब अलीना ये है कि हमें जो है पाकिस्तान को अपने आप को, जो हम इन चीजों की वजह से पहले हम उसके कुछ फ्लॉड पॉलिसीज की वजह से हम उसके तरह ब्लैकमेल भी करते थे, वो वाली चीजें भी होती थी। अब हम वो तो कर नहीं सकते, तो हमें अब ये वाली चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें एक्चुअली जो है हमें इंपॉर्टेंट बनना पड़ेगा, हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना पड़ेगा, हमें बाकी चीजें। अच्छा, सिर्फ एक चीज मैं जरूर कहती जाऊँ कि जहां तक मोदी, सिर्फ क्विकली, जहां तक मोदी के वेलकम की बात है, बिल्कुल बहुत शानदार वेलकम हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन प्लीज डोंट फॉरगेट कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा ने क्या कहा माइनॉरिटीज के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से। अभी इनके विजिट में आपने कांग्रेस की बात की कि कितने अरकान ने बैन बॉयकॉट किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड ने क्या लिखा, ह्यूमन राइट्स वॉच ने क्या खत लिखा जो बाइडेन को, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग्स किस तरह से उनके विजिट। तो ये वाली चीजें भी हमें याद रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये कोई सवाल नहीं उठा रहा। फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी सवाल किए, तो ये भी एक चीज है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जाहिर बात है जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एक बहुत डिफरेंस, बहुत फर्क है। भट्टी साहब, देखिए मैडम शेख, मैमल की बात से ही आगे शुरू करता हूं कि मान लेते हैं ये मफादात की दुनिया है, ये जज्बात की दुनिया नहीं है। भारत इस वक्त दुनिया भर का लाडला है। अमेरिका, रूस, चीन तीनों से कमाल का तिजारती पार्टनर है। भारत की मईशत, भारत की मिडिल क्लास और भारत की मंडी अट्रैक्टिव है पूरी दुनिया के लिए। और ये भी मान लेते हैं कि हमारा चीन की तरफ झुकाव, रूस से तेल, ईरान से मुआहदा और हमारा ये भी कोई जुर्म होंगे। लेकिन मैडम शेख, अब सवाल दो हैं कि 15 महीनों का तो एक साइड पे रखें कि रद्द अमल क्या होगा। भला रद्द अमल हमारा क्या हो सकता है? वही ढीला ढाला, वही फुसफुसा सा, ये और फिर ये रद्द अमल क्या अमेरिका की नींदें आराम कर देगा? जो अमेरिकी सफ़ीर के पाँव पड़े हुए हैं IMF के लिए, वो अमेरिका को क्या रद्द अमल देंगे? और फिर इनकी 15 महीनों में लगा है कि तरजीहात में कश्मीर है। मामला कराची के मेयर का होता, मामला फंड्स का होता, मामला PTI का होता, मामला PTI के चेयरमैन का होता। बिलावल भुट्टो की आप तकरीरें सुनने के काबिल थे, आप सुनते आप अश कर उठते कि कमाल कर दी है। हमारी पोजीशन को रीअलाइन किसने करना है? ये जो 8वीं मर्तबा हुकूमत में इन्होंने करना है कि हमने करना है? ये इधर बैठ के तजियों पे ये बात चली कहाँ थे थी? खत्म कर देंगे आलमी तन्हाई, कश्मीर जो बेच दिया है वापस ले लेंगे। मकबूजा कश्मीर के जुल्म सितम पर ये PTI क्या कर रही है? 1 मिनट की खामोशी, बयानों तकरीरों के अलावा कुछ नहीं। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात खराब है, हम सीधे कर लेंगे। ले लिया कश्मीर वापस, कोई 1 मिनट की खामोशी भी दी, कोई बयान आया, कोई पॉलिसी, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, कोई रोड मैप। 50 दौरे कर चुके हैं बिलावल भुट्टो। आखिरी बात मैडम शेख, एक मरतबा 50 दौरे कर चुके हैं बिलावल भुट्टो, 20-25 दौरे कर चुके हैं वजीर आजम। हमारी जहां इनकी मौशी पॉलिसी तबाहकुन, जहां इनकी दाखिला पॉलिसी का नमूना मत था, वहां इनकी खारजा पॉलिसी भी किसी काम की नहीं है। अच्छा, वजीर आजम और वजीर खारजा के कितने दौरों पर किसी मुल्क के साथ कोई एक मुश्तरका इलामिया आया है कश्मीर पर? कोई एक हो तो बता दें। ठीक है, भट्टी साहब आ गया। देखिए हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि हम एक मजबूत केस के बहुत ख़राब वकील रहे हैं। जैसे कश्मीर का है, कश्मीर का आपका बहुत मजबूत केस है लेकिन आप उसके वकील बहुत ख़राब रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह
आपने जो एफर्ट्स किए हैं, अब ये जैसे लश्कर तैयबा का नाम आता है, जैश मोहम्मद का नाम आता है, तो क्या हमारी जो है इस्टेब्लिशमेंट है या फॉरेन ऑफिस है, वो आज तक कन्विंस नहीं कर पाई है अमेरिकन को, स्टेट डिपार्टमेंट को, कि भाई इन ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैंड हो गई हैं, खत्म कर दिया गया है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन दूसरा पहलू पेश कर रही है ना, वो कह रही है इट हैज नथिंग टू डू विद अस। ये उनकी वो स्ट्रांग पोजीशन में भारत, इसलिए ये उनके हक में, ये शायद हमारे खिलाफ इसलिए कि हम वो केस ही नहीं प्रेजेंट कर रहे ना, हम अपना केस ही प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं करते। स्टेटेड इंटरेस्ट है 91-92 में जब इंतफादा 2 कश्मीर में चल रही थी तो रोग आर्मी के ऊपर पाकिस्तान को 91-92 में इंडाइट किया गया था। अमेरिका के और इंडिया के जैसे महमल ने कहा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम अलाइन हमारे ये ठीक है, हमारी जरूरत नहीं है पूरा बताएंगे स्कैम के अंदर है। इसके लिए ये ना कहेंगे अगर आप ये नहीं करेंगे तो अमेरिका आपको उसके बाद उनका एटीट्यूड चेंज होगा। नहीं, वो स्टेटेड पॉलिसी पॉलिसी उन्होंने करना ही ऐसा था। महमल क्लोजिंग आर्गुमेंट सब आ गई आपकी बात। छोटी सी चीज, छोटी सी बात ये कि अलीना, एक तो अगर आपकी जब ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है ना तो उसके अंदर फिर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इंडिया यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि साइज और हर चीज उसका एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसकी वजह से चाइना बहुत बड़ी वजह है इसमें। ये तो पाकिस्तान लेंस से नहीं होता आपको इसकी दूसरी चीज अलीना, यही तो बड़ी वजह है कि आज आपके फॉरेन मिनिस्टर को इन सारी बातों को यादा करना चाहिए था। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस वन। हमारे पैनल पर तीन एनालिस्ट, अक्सरियत भट्टी साहब, न्यायी साहब और महमल, ये समझते हैं कि ये जो मामलात हो रहे हैं इसका खास तौर पे जो अमेरिका की तरफ से सख्त रद्द अमल आया है, ये पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट सख्त रद्द अमल नहीं है, ये भारत के हक में है, इसलिए ऐसा है। इसको पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं समझना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज दुरुस्त जरूर करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। मज़र अब्बास साहब इससे अग्री नहीं करते। वो समझते हैं कि इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द अमल पाकिस्तान को देना चाहिए, अपना मुकदमा अच्छे तरीके से पेश करना चाहिए जहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। सो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।